अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पे है और हुकूमत वक्त का ख्याल तो ये है कि भारत फिर कोई एक मिसएडवांटेज कर सकता है, लेकिन इस हवाले से फिर पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं और न सिर्फ सफ़रा को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं बल्कि ख़ुद भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर किस तरह का मिस एडवेंचर होगा तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा उसका। लेकिन इस दौरान मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगरचे इस वक्त कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तमाम सियासी जमातें भारत के मामले को लेकर किसी सेम पेज पर खड़ी हैं। लेकिन अब जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, बिलखसूस जो बलूचिस्तान की सब सूरत हाल है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह दहशत गर्दी की सूरत हाल है, गोया कि वो डिस्टर्बेंस अभी तक बरकरार है और उसको एड्रेस करने के लिए अगरचे कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से एक विल का इजहार किया गया, लेकिन अमली तौर पे क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ पा रही, और ऐसे में जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके पास क्या सिचुएशन से निकलने का बेहतरीन फार्मूला है। तो हमारे साथ आज मौजूद है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप हालिया दिनों में बलूचिस्तान भी गए हैं, मुल्क के दीगर इलाकों में भी जाके लोगों से मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ अलार्म बेल्स भी बजा रहे हैं। वो क्या हैं और क्या उनको सुना भी जा रहा है कि नहीं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर, पाक भारत जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, इनफैक्ट क्या लगता है आपको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हुकूमत वक्त के इकदाम हैं बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक सियासी रहनुमा, क्या आप मुतमईन है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हुकूमती पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज बड़ी दुरुस्त है? देखिए, ये मामला हुकूमती पॉलिसी नहीं होती, ये मुल्क की पॉलिसी होती है, स्टेट की पॉलिसी। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें अपोजिशन भी इकट्ठी होती है, हुकूमत भी इकट्ठी होती है, इसका इकट्ठे होकर मुकाबला करते हैं। जब भी बैरूनी जहारियत हो, यही एक तरीका होता है। हमने बदकिस्मती से जो मुल्क में सियासी इंतशार पैदा कर दिया, हमें इसका एहसास नहीं है कि इसका इन मामलात पे कितना गहरा असर होता है। जब आपकी लोग डिवाइडेड हों इन मामले पर, सियासत के मामले पर, हुकूमत को कबूल ना करें, हुकूमत मुतनाज़ा हो, फिर आपका हर किस्म का स्टांस कमज़ोर हो जाता है। बहरहाल हमने इस जारियत का जो हिंदुस्तान धमकियाँ दे रहा है, इसका हमें मुकाबला करना है। हमें सलाहियत भी है और अल्लाह करे कि हम इससे सबक हासिल कर लें कि अगर हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो सकते हैं, अपने मुल्क को बनाने के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? सही। मुल्क की मीशत के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? मुल्क की सियासत के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? मुल्क के आइन के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? सही। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि शायद इस हुकूमत की आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि क्रेडिबिलिटी का इशू है, बट हम तो देख रहे हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, यहाँ तक कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी प्राइम मिनिस्टर को कॉल्स कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान को भी कुछ ना कहीं कहा जा रहा है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट तो उस लेवल पे है कि जिससे लगता है कि रिस्पॉन्ड आ रहा है कि अच्छा को आलमी बरादरी की जानिब से। जब दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी, वहाँ जंग का खतरा होगा, पूरी दुनिया एंगेज करेगी। तो बुनियादी वजह ये है कि फ्लैश पॉइंट आप उन मामलात को मैनेज करते हैं। ये बात फलाने की कोशिश करना कि ये बड़ी कामयाबी है, हमें अमेरिका के फलाने बंदे ने फ़ोन किया है और हमसे बात की है, बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है, ये तशवीश की बात है। दुनिया इस मामले को तशवीश से देख रही है। आपने अपने मुल्क को इकट्ठा करें, जब आपका मुल्क मजबूत होगा तो आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप ये जो एंगेजमेंट भी हुई है जिसमें अमेरिका की जानिब से ये कहा जाना कि पाकिस्तान तहकीकात के अंदर ताउन करे, और फिर जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि जो भारत की जानिब से एक इकदाम उठाया गया, सिंध माहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया गया, बट उसके ऊपर कोई आलमी सतह पर कोई कंसर्न्स का इजहार नहीं किया गया है। तो आपको लगता है कि जो अमरीकी एक जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो कहीं वज़न ज़्यादा अपना भारत की तरफ डाल रही है और पाकिस्तान को शायद एक सेकंड ग्रेड स्टेट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, बात ये नहीं है, बात आपको अपने मुल्क की बात करनी चाहिए। अमेरिका जो करे वो उसकी पॉलिसी है जी, आप उसको क्या मुतासिर करेंगे? हिंदुस्तान जो करेगा वो उसकी पॉलिसी है, आप अपनी मौक़िफ़ को मजबूत करें। हम तो सर उसी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से मसाइल को कोई नहीं, ये देखना बड़ी खाम ख्याली है। हम 71 में भी देखते रहे, वो 7वां बैरी बेड़ा नहीं पहुँचा था। अपनी ताकत पर भरोसा करें, अपनी कुव्वत से इसका मुकाबला करें, और हमें ये सलाहियत है। उसके लिए आपके मुल्क के अवाम इकट्ठे होने चाहिए। आज ये जो मुल्क के अंदर हालात हैं, ये ज़रा इसको समझ लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या हो रहा है।
ये बैरूनी जारियत का मुकाबला हम कर लेंगे, मुझे इससे कोई खतरा, कोई खौफ नहीं है। अच्छा। हमें खतरा है अंदरूनी हालात से, जो हमारी मईशत की हालत है, जो हमारा नौजवान आज सोच रहा है, जो सूबों के अंदर हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये आपको दुरुस्त करना है। तो हुकूमत वक्त तो सर कह रही, कल भी हमने तादार साहब के इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातें एक ज़बान इकट्ठी खड़ी हैं, एक नेशनल हार्मनी पाई जा रही है, बट आपका ख्याल ये है कि शायद एंगेजमेंट उस तरह की नहीं है। तो मैं क्या समझूं सर, वो दुरुस्त कह रहे हैं। मुल्क के हालात देख ले, जरा बाहर निकले ना, ये बुजरा जरा बाहर निकले, लोगों में जाएं, उनसे पूछे ना। सही। मैं अभी एक इवेंट से होके आया हूँ, जो बातें लोग कर रहे हैं ये बातें सुनने वाली नहीं है, परेशानी की बातें हैं। आज नौजवान में मायूसी है, उस मायूसी को दूर करें। हिंदुस्तान का कोई मसला नहीं है, ये मुकाबला कर लेंगे, मुझे हिंदुस्तान से कोई खौफ नहीं है। मैंने पहले आपको कहा जी, मुझे खतरा है इन मामलात से, सही, जो मुल्क के अंदर इंतशार है, जो मुल्क की मईशत को खतरा है, जो मुल्क के अंदर आज मामलात पैदा हो गए, इनको आपने दुरुस्त करना है। मुल्क की सियासत ख़त्म है, मुल्क की फंडामेंटल राइट्स का क्या आलम है, दुनिया देख रही है। इनके आपने इन चीज़ों को दुरुस्त करना है। लेकिन फौजी क़यादत भी सर ये कह रही है कि जो भारत का डिज़ाइन है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कुछ थोड़ा सा चलना शुरू हो गई थी, फिर हम कुछ अपने बाकी मामलात को भी ठीक कर रहे थे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जो भारतीय डिज़ाइन है वो भी यही है कि सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाए और फिर साथ में पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह कहा गया कि BLA को वहाँ पे फ़ंड किया जा रहा है, TTP को फ़ंड किया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त और मुल्क की फौजी क़यादत तो इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे इस वक्त जो भारत की जानब से हो रहा है, तो आपको लगता है कि दुरुस्त बात नहीं? भारत आपको दुश्मन है, आप उसे खैर की तो रखेंगे। ये बातें छोड़े, इसमें ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं सर बड़ा इशू तो वो है, पहले उससे निपट लें तो फिर छोटे इशू से भारत। आप देखें, अपने घर को मजबूत करें। सियासत अपने घर को मजबूत करती है, फौज सिर्फ जंग लड़ती है, असल जंग मुल्क के अवाम लड़ते हैं। फौज सिर्फ सरहदों पे जंग लड़ती है, असल जंग मुल्क के अंदर होती है। तो अवाम की ताकत जंग लड़ती है। आपके ख्याल में अवाम साथ नहीं खड़ी? अवाम आज परेशान है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं पहले आपको कहा है कि हिंदुस्तान से मुझे कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान का हम कर लेंगे, जो भी है मुकाबला करना है उसे जारियत किए मुकाबला कर लेंगे। आप अपने मुल्क के हालात को देखें, उसको नज़रअंदाज मत करें। मैं 2 दिन कोयटा रहकर आया हूँ जी, मुझे परेशानी है, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मुझे परेशानी है। लेकिन रियासत हो सकता है और रियासत को ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट वो कहते हैं जी, आपने पिछले दिन भी सुना, RBC भी फरमा रहे थे कि 1500 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि जो किसी और के हाथ पे खेल रहे हैं, बाकी तो उन्होंने कहा है कि कोई हो नहीं सकता। 7 नस्लें भी इनके आ जाएं तो बलूचिस्तान को हमसे न छीन सकते हैं, ना ये उनकी सोच है, वो आर्मी के। तो आपको लगता है कि 1500 लोग हैं, 2000 लोग हैं कि जो किसी और के हाथ में, या आपको लगता है कि पब्लिक पल्स अदरवाइज है? सर ठीक है, मैं देखे ना, मैं किसी हुकूमत के ओहदेदार से इख्तलाफ तो नहीं कर सकता ना सर, बट आप अगर वो जिम्मेदार लोग हैं और वो ये कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, मैं तो वो बयान करता हूँ जो मैंने देखा है। कोयटा शहर सारा बंद है, किसी सड़क पे आप जा नहीं सकते, हर जगह खतरा है। रात को वहाँ पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होता। इन चीज़ों का मुकाबला करें, इसकी जड़ तक पहुँचें कि मामलात हैं क्यों। आपने जारियत का मुकाबला करना आप पर लाजिम होता है, दहशतगर्दी को तबाह करना आप पर लाजिम है, लेकिन ये दहशतगर्द बाहर से नहीं आ रहे, अंदर से मुल्क के शहरी हैं। ये पता करें, और नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं, ये पता करें क्यों ये आज मायूस हैं, कि इस हद तक मायूस हैं कि वो बंदूक उठाकर पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। तो हुकूमत, चाहे वो 1 हैं, 100 हैं, 1500 हैं, 10,000 हैं, जो भी, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक उस मामले की नौइयत से है। अगर ये 1500 मायूस है ना, तो मेरे लिए बहुत तशवीश की बात है। लेकिन सर, आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे रहे हैं ना, तो अब ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास कि भी माजी में भी लोग बैरूनी हाथों में खेलते रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपने लोग खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो BLA के बारे में बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि हाँ, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भारत या किसी और के हाथ में गोया के खेल रहे हैं? पाकिस्तान में कमजोरी होगी, आपका नौजवान पहाड़ का रुख करेगा, हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएगा, तो आपको दुश्मन तो उसकी मदद करेगा। लेकिन ये हम क्या, तो आप दुश्मन उसकी मदद नहीं करेगा, आप उस खराबी को पैदा ना होने दें। और ये देखिए, ये जो मदद होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान का झंडा लगाकर वहां रकम आए या हथियार आए, वो हथियार मिल जाते हैं।
ये पहली दफा नहीं है, हमने ये बहुत से मामला माजी में देखे हैं। हमने उस वक्त भी लोगों पे गद्दारी के इल्जाम लगाए, कल का गद्दार आज का दोस्त बन गया, आज का उस वक्त का दोस्त आज का गद्दार बन गया। इस चीज को खत्म करें, नौजवान की बात सुने, बलूचिस्तान के अवाम की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। तो वो अपनी बात सुनाने के लिए तैयार भी है, या वो बंदूक की जबान में बात करेंगे? आप जो बंदूक वाले से बात क्या करेंगे आप, उसका तो मुकाबला करना है ना। सही, उस वहां तक बंदूक तक पहुंचने ना दें उसको। तरीका तो ये होता है ना। बट आप जो वहाँ से पल्स लेके आए तो हम क्या समझें इस वक्त, गोया कि अगर बलूचिस्तान के मसले को हल करना है तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब के पास वो क्या काबिल अमल को तजवीज़ है कि जो हुकूमत वक्त आप सामने रखेंगे, क्योंकि कल भी आप वहाँ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, क्या वो एरियाज है जिनको एड्रेस करने के लिए? मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स बहाल करें। अच्छा, आइन की एक चैप्टर है, चैप्टर 1, 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं। आप जाके एग्जामिन करें कि बलूचिस्तान में आज कौन सा फंडामेंटल राइट उसके नौजवान को अवेलेबल है, फिर आपको हल नजर आएगा। और ये फंडामेंटल राइट्स रियासत ने सलब की हैं। आज रियासत को अपने किरदार को, जो मायदा उसने अवाम से किया हुआ है, नौजवानों से किया हुआ है, उसको पूरा करे, उनका हक दे, उनकी बात सुने, उनकी इज्जत करें, उनको रोजगार के मौके मुहैया करें। ये हम सब ने मिलकर करना है। लेकिन हमने तो माजी में देखा है सर, जब आप उसमें नून में थे, आपकी 2013 में हुकूमत जब बनी तो आपने अक्सरियत होते हुए डॉक्टर मालिक साहब को वहाँ पे वज़ीर आला दिया आपने। तो गोया कि माजी में हुआ तो है कि वहाँ के जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो ग्रास रूट से आए लोग हैं, उनको आपने इक़्तिदार में बिठाया, पर उसके बावजूद भी आज अगर जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों को बुनियादी हकूक़ मुयसर नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ आप रियासत को करार देंगे, या वो लोग कि जिनको मौका मिला था वो वहाँ के सन ऑफ द सॉइल थे बट स्टेटस को उन्होंने नहीं बदला, तो जिम्मेदारी किस तरफ डालेंगे आप? क्या चीज़ को करेंगे? साहब, जिम्मेदार हम सब हैं। जिम्मेदारी को छोड़े, मैं माजरत से कहूँगा, हम सारा दिन जिम्मेदारी, मैं एक आदमी से बड़ी मिसाल दी, उस आदमी उसने कहा आपको एक सांप काट जाता है, आप सांप के पीछे भागना शुरू कर देंगे? पहले इलाज करेंगे। वो बाद में जिम्मेदारी बाद में आएगी। कौन कर गया, क्या कर गया, वो गुजर गए। आज के हालात को देखें कि वहाँ का नौजवान क्या सोच रहे हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इसको उनको आपने बिल्कुल हुकूमतें बनी, क्या आज की हुकूमत नुमाइंदा है? वहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है, जरा लोगों से जाकर पूछें। वहाँ हजारा का इलाका है, एक आदमी पिशीन से लाकर वहां से इलेक्ट हुआ, उसके एक वोट नहीं है। 2 सीटें उनकी हमेशा से हजारा कम्युनिटी की रही हैं। एक आदमी पता नहीं किसी और जगह से आकर इलेक्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट हो गया। कौन कर रहा है सर ये सब कुछ? जी, ये कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, मुझे माफ कर। कुछ मामला हमेशा कौन को मत ढूंढे, आज जो खराबी है उसको खत्म करे। खराबी आपको नजर आ रही है तो फिर मुझे ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा ये खराबी दूर करने का इख्तियार किसके पास है? थोड़ा सा ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी साहब से गुफ्तगू जारी है और बिलखुसूस हम बलूचिस्तान के मसले को बुनियादी तौर पर हल कर रहे हैं, हाफ ऑफ द कंट्री। और वहाँ पर उनका ख्याल ये है कि लोग नाराज़ हैं, उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब किए गए ओवर द ईयर्स, अगर वो लौटा दिए जाएंगे तो शायद मामला। लेकिन अगेन सर, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे, जो हकूक़ उनको लौटाने हैं, उनकी जो महरूमियाँ दूर करनी है, वो सियासतदानों ने करनी है। सर बड़ा सादा सा सवाल कर रहा हूँ, उनके हाथ में ये सब कुछ? तो इफ्तिखार शिराजी के हाथ में तो कुछ नहीं है ना, शायद अब्बासी के हाथ में भी कुछ नहीं है। ये तो स्टैब्लिश हो गया ना। बिल्कुल, क्योंकि आप इक़्तिदार में सकती हैं तो आपके हाथ में नहीं है। बट जो आइन के तहत हलफ उठाया है, आइन के दिफा का, सरफराज बुगटी की बात कर रहे हैं, सबकी सब। अच्छा, जो भी आइन के तहत हलफ उठाता है आइन के दिफा करने का, आज उसकी जिम्मेदारी है। तो माजी में भी सर हमने देखा ना, आगाज मैं ये एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सियासतदानों ने एफर्ट्स की। आगाज हकूक़ बलूचिस्तान, मुस्लिम लीग नून के पहले अदवार में हमने देखा है कि मुशाहिद हसन सैयद उन पर मुश्तमिल को कमेटीज़ बनती थी, बुगटी साहब से मिलना, मैंगल साहब से मिलना। फिर इवन के PTI की हुकूमत बनी सर तो 6 नुकात थे मैंगल साहब के, उन पर इतफाक़ किया गया, मिसिंग पर्सन से लेके उनको वसाइल की फरहमी। सियासतदानों के यहाँ क्लैरिटी तो नज़र आ रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बीमारियाँ जिनको एड्रेस करना है,
फिर अगेन फिर हम समझते हैं कि कंप्रोमाइज में सियासतदान क्यों चले जाते हैं, इख्तियार उनके पास नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है सर? आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान क्या अपनी तमाशा लगाए हुआ है ना, उनके हकूक़ आइन के अंदर है। बलूचिस्तान इस मुल्क का हिस्सा है, आधा रकबा इस मुल्क का बलूचिस्तान में है जी। उनके हकूक़ आइन क्यों है? दें उनको, नुमाइंदा हुकूमतें दें, ये मत इधर उधर से बंदे पकड़ के वहाँ से इलेक्ट करवाएं। सही। ये जब ये बात हमें समझ नहीं आएगी तो फिर मैं और आप क्या हल किसी को बता सकते हैं? लेकिन जो अलार्म बेल सर आप मुसलसल बजा रहे हैं ना, तो हमने कल सर मैं अलार्म बेल नहीं, मैं हकीकत बयान, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे कह दे तुम गलत कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है, मैं मान लूंगा आपकी बात मैं, लेकिन उनको रिफ्यूट करने वाले भी मौजूद है हुकूमत वक्त के अंदर। अगेन मैं वज़ीर इत्तलाआत की बात करूँगा, और जब कल हमने बात की कि वहाँ पे बड़ी डिस्टर्बेंस है, बड़ा एक इंतशार की कैफियत पाई जा रही है, मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसके बाद जो गुफ्तगू कर रहे हैं बड़ी डिस्टर्बिंग है। तो उनका ख्याल ये था कि वो लोग जिनके 3-4 लोग हैं पार्टी के अंदर, उनकी बात आप कर रहे हैं वो इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये पॉपुलर इशू है, इसको वो एक तरह से गोया के हाईलाइट करके तो लोगों के हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे हैं। ये हमेशा नाकाम सोच रही है। मैं सबसे कहता हूँ कोयटा जाए तो जरा सही, वहाँ निकले ना बाजार में, वहाँ लोगों के पास जाए ना, वहाँ बार के अंदर जाएं, आपको पता लग जाएगा आपकी क्या हकीकत है। सही। ये मेरी बात नहीं है, मैंने ज़िंदगी में, मुझे सब जानते हैं ये, मैंने ज़िंदगी में कभी सियासत नहीं खेली। मैं आज परेशानी जो बलूचिस्तान में है उसकी वजह से वहाँ गया था। मैं इलेक्शन की बात नहीं करता, मैं जमात की बात नहीं करता, वहाँ जाके हालात देखें, उनकी बात सुने, सुनने में कोई खर्चा होता है? आप जाएं, लोगों से पूछें यार तुम्हारी क्या मुश्किल है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों ये नौजवान जा रहे हैं, क्यों हर सड़क पे 10 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट है, क्यों कोयटा शहर में से आप गुजर नहीं सकते, रात को क्या होता है, नो गो इलाके बन गए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कौन सी सोच है ये? तो ऐसे में सर फिर इनफैक्ट जो हम बहुत बड़े एक प्रोग्राम्स लेके बैठे हैं, हमारा ख्याल ये है कि इस मुल्क के अंदर बिलखुसूस मादनियात को लेकर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और बलूचिस्तान के अंदर हालात दुरुस्त होंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि माहौल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकें, तो जो हम दुनिया को कमिटमेंट दे रहे हैं तो क्या हम इसको मेक श्योर कर पाएंगे फिर सूरत हाल के अंदर? जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों को उनका जो आइनी हक है नहीं देंगे, वहाँ इंतशार रहेगा। इंतशार में इन्वेस्टमेंट ज़रा मुश्किल होती है। तो ये सर आइनी हक तो मेरे ख्याल है सिंध में भी शायद लोगों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पाया, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं मिल पाया, साउथ पंजाब में भी जाएं बट वहाँ पे कोई बंदूक उठा के रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। यही पता करें ना, यही पता करें कि क्यों हुआ है, कल क्यों नहीं था, साल पहले क्यों नहीं था, 10 साल पहले क्यों नहीं था, 20 साल पहले क्यों नहीं था, आज के हम ऐसे हालात पैदा हुए। हम मादनियात की बात करते हैं, उन लोगों को भी पहचाने जिनकी मादनियात हैं, उनके आईनी हकूक क्या है उन मादनियात पर, ये भी पता कर लें। 136 सफ़े का वहाँ पर बिल पास हुआ है, अपोजिशन हुकूमत ने मिलकर पास किया है। वो कह रहे हैं 10 मिनट में हुआ शायद। वहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं हम जब भी आए इसको रिवर्स करेंगे। तो क्या आप उसको एग्जाम में देखें, बिल इस तरह मत पास करें, अवाम के सामने रखें बिल, उसके एक एक शिक पर डिबेट हो कि क्या ये आइन से मुतसादिम है या क्या ये दुरुस्त है, फिर आपको मुस्तकिल हल मिलेंगे। उजरत में काम नहीं होते, मादनियात जो है ये एक दिन का काम नहीं है, ये साल हर साल का काम है, ये 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सर सूबे की मलकियत तो या वफाक की बात तो एक है ना, पाकिस्तानी तो है ना सर, अगर कर रहे हैं तो आपको लगता है गलत है? ये प्राइम मिनिस्टर है ना सर, आइन बदल लें। अच्छा पहले आइन बदल लें ना, तो उसका हक है उसको दे, उनको बता दे यार आपको ये मिलेगा, ताकि वहां पे शक शुबा खत्म हो जाए। सही। हम आइन को बड़ा मजाक बना लिया है, ये कागज का ठीक है, इसको तो कानून बना देते आइन से मुतसादिम है। सही। चीफ जस्टिस पिटीशन नहीं सुन सकता कॉन्स्टिट्यूशनल, मुल्क का क्या बनेगा? आप यार उन लोग, आपने कनाल पे क्या हुआ? जी बिल्कुल, सड़क पे, तो आप इंतजार करेंगे कि जब लोग सड़क पे आ जाएंगे? सही। मैं 6 महीने पहले मैं सखर गया था, वहां मैंने सारी बात सुनी थी, मैंने आकर बात भी की इसके बारे में कि लोगों की बात सुने तो सही, यार उनको बताएं। वज़ीर आज़म खड़ा होकर कह दे कि एक कतरा पानी का ना सिंध का पंजाब में जाएगा ना पंजाब का सिंध को जाएगा, बात खत्म। मैं कनाल बना रहा हूँ, मैं 1 खरब रुपया खर्च कर रहा हूँ, लेकिन पानी के हकूक बरकरार रहेंगे। आज के काश्तकार का पानी उस कनाल में नहीं जाएगा, मैं इजाफी पानी ला रहा हूँ। बताएं तो सही, आज आप लोग सिंध बलूचिस्तान के अवाम को बताएं तुम्हें क्या मिलेगा,
कब मिलेगा, उसको तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, ये मुश्किल काम नहीं है, सब क्वान्टिफाइड है, उनको बता दें ताकि वो इस शक शुबे में ना रहे कि दूसरा सूबा हमारा हक मार गया, वफाक हमारा हक मार गया। ये लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी साहब 6 जुलाई को 8 जुलाई 2024 को बैठ के इजलास की सदारत भी कर रहे थे, उनको बताया भी गया था सब कुछ है। उस वक्त वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि कौम परस्त जमातों का वहाँ पे प्रेशर आया, इस कार्ड को वो खेल रहे थे तो पीपल्स पार्टी भी बैक कर गई। वरना था तो यही कुछ कि पंजाब अपने हिस्से से चोलिस्तान के लिए पानी देगा, सिंध का पानी नहीं लिया जा रहा, लेकिन सिंध का मौक़िफ़ ये है कि पानी तो पहले काम है, तो पानी आएगा कहाँ से। ये कहते हैं ना, ये काम था इस मुल्क के सदर का, जिनकी सिंध में हुकूमत है जी, जिनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, उनका काम था लोगों को बताना कि सिंध में पानी के क्या मसाइल हैं। डिबेट होती वहाँ पर जी, सूबाई असम्बली में डिबेट होती, सूबाई असम्बली इसको अप्रूव करती कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हम नए कनाल बना रहे, हम आज के काश्तकार का पानी लेकर उसमें डाल देंगे, ठीक है, ये आपको मंसूबा है, ठीक है, मंजूर है। लेकिन ये अवाम के नुमाइंदे जैसे भी हों, ये उनकी तरफ से ये बात वजाहत से एक डिबेट होती मुल्क के अंदर, तो उजलत में काम मत करें। ये बड़े बाजी में बड़ी तल्ख तारीख है इसकी। तो ये उजलत में काम वैसे कैसे होते हैं? 26 यानी तरमीम हो, रातों रात होती है, इस तरह बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी है। वज़ीर कानून से पूछा जाए कि 26 यानी तरमीम का मुसवदा कहाँ है, तो वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है, पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो सर ये मुसवदे कहाँ से आते हैं, कौन करवाते हैं उजलत में काम? सियासतदान ही करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी ओनरशिप तो लेते हैं। सियासतदान को करना, उसकी कबूल करनी पड़ेगी उसकी ओनरशिप। सियासतदान के पास चॉइस नहीं है, जिम्मेदारी इनकी है जो आज इक़्तिदार में है। अगर ये समझें कि हम किसी और पर डाल देंगे कल, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब भी अब यही कहते हैं सही कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो वो तो बाजवा साहब कर रहे थे। तो बाजवा साहब कहते मुझे पता ही नहीं था। तो जिसकी आईनी जिम्मेदारी है उसको कबूल करनी पड़ेगी। अगर उसके कोई दबाव है, कोई गलत काम आपसे करवाए जा रहे हैं, इस्तीफा दें, घर चले। इस वक्त तो हुकूमत ओनरशिप ले रही है ना सर, जो कुछ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, कोई और नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और आपको लगता है कि सारे इकदाम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है ना जो कुछ किया? माशाल्लाह। अच्छा, आपके जवाब से मुझे अंदर, लेकिन ये जो आपकी माशाल्लाह है, इस तरह की माशाल्लाह कहीं मौलाना फजल रहमान साहब भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क की मौजूदा पार्लिमान लेजिटिमेट पार्लिमान नहीं है, 2024 के इलेक्शन आपके ख्याल में बड़े फ्रॉड इलेक्शन हैं, आपके ख्याल में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए, उसके लिए जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है वो ये है कि अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठी हों, ताकि प्रेशर डेवलप किया जाए। जब उस मरहले पे बात आती है तो कहते नहीं जी तो नहीं हो सकती। तो सर ये जो मसलहत पसंदी है, इसके पीछे भी तो कोई ड्राइविंग फोर्स एक होगी ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि मौलाना साहब वो मोमेंटम क्रिएट नहीं करना पा रहे? ड्राइविंग फोर्सेस से तंग आ गए हो गया। मतलब माफ करें, ड्राइविंग नहीं तो फिर यार ये मुल्क ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, इसके अवाम ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, उनकी तकलीफ आपकी ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। कभी अमेरिका को देखते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, कभी चीन को देखते हैं, कभी रूस को देखते हैं। यार आइन को देखें, आइन इस मुल्क के आइन को देखें, बदल लें यार। अगर आपने ड्राइविंग फोर्स की वो रखनी बिल्कुल रख लें, मुझे कोई इसे वो नहीं है, लेकिन खुदा के लिए इसका निज़ाम चलाएं। निज़ाम ऐसा हो कि आपके लोग मुतनफ़र ना हो। आज आपकी अवाम परेशान है, आज तकलीफ में है, आज शक और शुबा है। ये बड़े सूबे पर लोग उंगली उठाते हैं, ये बड़ी तशवीश की बातें। सही, एक तशवीश की बात है। यकीनन इस तशवीश के अमल को, इस कंसर्न को एड्रेस कैसे करना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ख़ुद जो बड़े बड़े रहनुमा बलूचिस्तान से, जिसमें महमूद खान चकजई साहब हों, अख्तर मैंगल साहब हों, फिर खैर पख्तूनख्वा से जैसे मैंने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान साहब, गोया कि अब हालात क्या तकाजा कर एक और बैठक होगी भी सही कि नहीं होगी, और अगर होती है तो फिर उसमें सियासी जमातें इस सारे अमल को लेके कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने भी जा रही कि नहीं जा रही। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खाका नवाज़ी साहब से इस हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की, ऐसे में कि जैसे हम एक बार फिर भारत के साथ जंग के धाने पे खड़े हैं, और मुल्क के अंदर भी जो सियासी सूरत हाल है वो कोई बेहतर अंदाज में नहीं नज़र आ रही हमें। अब सब इनफैक्ट कोई ऐसी कोशिश हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि जिसमें अगेन वो बलूचिस्तान का मसला हो, वो दहशत गर्दी के मामलात हों,
उनको हल करने के लिए सियासी ज़ोमा इकट्ठे होकर बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, क्या ये मुमकिन है कि ज़रूरत है कि कम से कम उन लोगों को ये एहसास हो कि कोई हमारी सोच रहा है। आप यकीन करें वहाँ लोग परेशान हैं, हालात से परेशान हैं, अपने मुस्तकबिल से परेशान हैं, जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे बहुत परेशान हैं। तो उनका मरम रखें इस मामले पर। सियासत यही होती है। सियासत कुर्सियों का नाम नहीं है। कुर्सी जो आज मिली उनकी रत्ती भर इज्जत नहीं है, न अवाम के नुमाइंदे नहीं है। कुर्सियाँ मिल गई हैं जी, कुर्सी झंडा भी है, बैठे हुए भी कुर्सी पे कुछ नहीं कर सकेंगे। बेख्तियार है आपके ख्याल में? सर बेख्तियार नहीं, आप कर नहीं सकते। जो चीज़ आपकी ना हो, ये एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है अवाम की नुमाइंदगी। इसका बुनियादी अंसर होता है कि अवाम के वोट से आए या नहीं आए। तो जब वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कुदरत का भी एक निज़ाम होता है। तो ये माजी में भी ऐसा होता रहा? माजी में भी ऐसे जब आप प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे ही था? हम तो इलेक्ट होके आए थे। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल। मैं 2013 के इलेक्शन मैं बिल्कुल डिबेट करने को तैयार हूँ। 2013 में मुस्लिम लीग नून की कुव्वत को कम किया गया था, सूबे के अंदर पीटीआई को हुकूमत दी गई थी। ये हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। मैंने जो कुछ किया है मुझ पे यार इंसाफ कर ले ना, मुझे छोड़े, शख्सियात को छोड़े, मुल्क को देखें, मुल्क के मामलात देखें, उसका हल तलाश करें, माजी से सबक लें। अगर 13 में इलेक्शन चोरी हो तो 18 में चोरी करने का जवाब पैदा हो गया, 24 में चोरी करने का जवाब पैदा हो गया। अगर आपने 23 साल इलेक्शन नहीं कराए थे पाकिस्तान की तारीख में, 47 से पहले इलेक्शन 70 में आखिर हुए, मुल्क टूट गया, क्या वो जवाब है? हाँ, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि इन चोरियों के ऊपर फिर आप लोग खामोश रहते हैं। आप जैसे लोग, नवाज शरीफ साहब जैसे लोग, पीपल्स पार्टी जैसे लोग इस पर खामोश रहते हैं और चोरियों के जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि फर्द वक्ती तौर पे बेनिफिशियरी होते हैं। तो आप कहते हैं मामला चलते रहे आगे, फिर आगे देख लिया। बिल्कुल। तो ये जो शॉर्ट अप्रोच है सर, इसको भी तो खत्म होना चाहिए ना। हमने सबक नहीं लिया ना तारीख से। हमें जहाँ कुर्सी नजर आती है, जो हमें कुर्सी का लालच देता है, हम उसके साथ हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब भी हों तो ऐसे करते रहे वो माजी में। 24 का इलेक्शन देख रहे, बेनिफिट मिला है तो फिर तमाम असूल बालाए ताक हो गए। बदकिस्मती है। इस मुल्क के सियासतदान असूलों पर खड़े रहेंगे, वक्ती तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, इन कुर्सियों के बगैर गुजारा कर लेंगे, मुल्क का मुस्तकबिल होगा। फिर सियासतदान होंगे। सही। आज सियासतदान मुल्क में नहीं रहे। जिसने अपने ज़मीर बेच दिए, असूल पर सौदा कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बट वो जो सर कहीं खड़े हैं, कुछ अख्तर मैंगल साहब हों, अचकज़ई साहब हों, बहरहाल बात तो करते हैं, लेकिन अगेन कंप्रोमाइज में नजर आते हैं। फिर खसूस मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में मैंने आपसे कहा है कि उन्होंने वैसे तो पार्लियामान को इलिजिटिमेट मानते हैं, बट आगे नहीं बढ़ते। तो उनकी मजबूरी आपके ख्याल में बतौर सियासी वर्कर? आगे बढ़ना हर एक की अपनी सियासी हिकमत अमली होती है, लेकिन आपके पास ये चॉइस नहीं है कि मैं खराबी को कबूल करूँ या ना करूँ। ये सियासतदान के पास चॉइस नहीं होती। आप खराबी कबूल नहीं कर सकते, ये सियासतदान होता है। ये चॉइस नहीं होती कि मैं सलूक पे चलूँ या ना चलूँ। ये चॉइस सियासतदान के पास नहीं होती। मुल्क के मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है जब आप ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं चंद कुर्सियों के लिए। और इनफैक्ट अगर हम बलूचिस्तानी की बात करें, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर हालात इसी तरह रहते हैं, इस पर कोई बदलाव नहीं आता, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता, तो फिर शायद खाका नवाजी साहब फोर्स ही क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे पहले मुश्किल फोर्स ही कर रहा हूँ, सहनियात हम भुगत चुके हैं सर। मैं मुश्किल फोर्स ही कर रहा हूँ। अच्छा। आपकी खराबी एक मुश्किल नजर आ रही है, एक परेशानी लोगों की नजर आ रही है। आप उसके बारे में अगर कुछ नहीं करेंगे, अब ये समझेंगे ये क्या है, 14 सीटों को सूबा है, पिंडी डिवीजन की सीटें ज्यादा हैं, ये रवैया आप नहीं रख सकते। वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। आपने उनसे इमरानी वायदा जिसे कहते हैं किया हुआ है, उसका नाम आईन है। आप उसको नहीं तोड़ सकते। जब रियासत अपने वायदे तोड़ दे फिर मुल्क नहीं चलते। और एक इनफैक्ट अब ये भी डिबेट बीच में हुई थी कि शायद अब इस मुल्क को कुछ नए यूनिट्स में गोया कि तकसीम किया जाए। पंजाब एक इतना बड़ा सूबा 12 करोड़ का, शायद यूरोप के कई ममालिक उससे छोटे हैं, फिर बलूचिस्तान, आधा पाकिस्तान। तो आपको लगता है कि फेडरेशन के नए यूनिट्स अगर तश्कील पाते हैं तो शायद उससे भी जो एहसास महरूमी है और जो फॉरेन डिज़ाइन हैं शायद पाकिस्तान को फिर 2 लाख करने के, इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। पाकिस्तान फॉरेन डिज़ाइन से 2 लाख नहीं होगा, ये बात याद रखें। इंटरनली ऐसा होगा आपके ख्याल में? अपने घर को मजबूत करें,
अपने शहरियों को उनके हकूक दें, लोगों की बात सुने, ये सियासत होती है। आपने सूबे बनाने हैं, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है 4 सूबों वाला, जिस तरह हम गवर्नेंस कर रहे हैं, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। इसके अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नहीं है। जिस निज़ाम में ये हो कि ये शख्स जो है ना, ये चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा है जी, कमाल कर देगा, ये चीफ सेक्रेटरी साहब तो खैर आसमान से उतरे हैं, IG साहब तो खैर हाजी साहब हैं, इस तरह नहीं होता। निज़ाम क्या है? आप बेहतरीन आदमी लगा दें, कुछ नहीं कर पाएगा। आपको निज़ाम को बदलना है, निज़ाम की क्या ज़रूरियात हैं, क्या ख़राबियाँ हैं, क्या उसमें खामियाँ हैं, क्या उसके फेलियर्स हैं, उसके बाद तो आज ज़रूरत यह है कि डिवॉल्व किया जाए इख्तियारात को ज़िले की सतह पर या डिवीज़न की सतह पर, चाहे आप सूबे की सूरत में करें या इंटरनल जो प्रोविंशियल डेवोल्यूशन है उसके ज़रिए करें। आप ये निज़ाम नहीं चल रहा। और इनफैक्ट एक बात आप बार बार भी कहते हैं, वो ट्रूथ है कमीशन की ट्रूथ सिर्फ रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन छोड़े नहीं होता। मैं ये इत्तेसाब को भूल जाए, तारीख ऐसा बना दें, ट्रूथ में सब कुछ सामने आ जाएगा, लोग खुद एहतसाब कर लेंगे। हिसाब से मिला है, नैब ने 26 साल में सवाई हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे खाने के कोई और काम किया है? क्यों हाउसिंग सोसाइटियाँ नैब के जुमरे में लाई गई थी पैसे बनाने के लिए? हम कानून बनाते हैं पैसे बनाने के लिए। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि जो हालिया तरमीम नैब कवानीन में उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गई, अब चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही। पिछले दिनों मैंने तो उससे उन्होंने कहा कि उसको तो बेदस्त तो पा कर दिया गया, खुद सियासतदानों ने किया, तो क्या करें? आप तो हमारे खत्म कर दें। जब तक ये है ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ। 26 साल में एक सियासतदान पकड़ा है नैब ने? लेकिन वो कहते जब तगड़ा था तो आप जैसे लोगों को भी पकड़ा गया। सर उन्होंने पकड़ा, कुछ हुआ है हमें? हम पे केस चलाते हैं। मैं तो हर रोज कहता था केस चलाओ यार मुझ पे, लाउड विटनेस। केस क्यों नहीं चलाते? झूठे मुकदमे, फ्रॉड सारा, करप्ट तरीन उसके चेयरमैन लगे हुए थे। ये तमाशा लगाया हुआ था आपने मुल्क में, सर्कस लगाई हुई। वो करप्ट तरीन चेयरमैन के जो मेरे ख्याल में आपकी और खुर्शीद शाह साहब की मुशावरत से आए थे, आप उनकी बात हमारी जमातों के हुक्म पे आए थे। अच्छा हुक्म था वो आपको? ये जाती फैसला नहीं होता, ये जमात का फैसला होता है कि कौन बनेगा। ये आपके ख्याल में जाती भी है कि मैं खुशी से बैठे चाय पी और उनका अच्छा यार जावेद को लगा देते हैं। जावेद क्या पता नहीं क्या नाम था, जैसे जावेद इकबाल। तो ये पर्ची नवाज शरीफ, ये जमातों के फैसले होते हैं। जमातों का आपस में मशवरा था, उन्होंने कहा जी ये होगा। तो आपने उसको कोई कंसर्न शो नहीं किया? मैं उनको नहीं जानता था। जमात फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर जमात के ताबे होता है। तो सर प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े डॉक्यूमेंट पे जब साइन करते हैं, सारे मामलात में ऐसा होता है या सिर्फ इस मामले में ऐसा हुआ था? नहीं, जो आपके जिम्मे होते हैं वो आप काम करते हैं। ये जो फैसले होते हैं ये जमात करते हैं। जमात की अपनी लीडरशिप करती है कि हमें कौन से लोगों को कहाँ लगाएंगे, उनके फैसले होते हैं। क्योंकि आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप फाइलों को बड़ी बारीकबीनी से पढ़ते थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे ज़्यादा कोई आप ट्रस्ट नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, तो आप चीज़ों से कुछ आप निकालते थे और कहा जाता था कि आपके दौर में तो कुछ इस तरह के कुछ मुतालबे या कोई फरमाइशें होती तो आपने रिजेक्ट भी किया था। तो कुछ ऐसा था सर कि शरीफ फैमिली से कुछ कहा गया? कोई शरीफ फैमिली से मुझे हुक्म नहीं आया, सीधी बात है। अच्छा, मुझे मुकम्मल इख्तियार थे, मैंने हर काम किया। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आप जब काम करते हैं तो उस पर शक शुबे की निगाह से आप उसको नहीं देखते। उसके साथ मिलकर काम करते हैं, उसको दलील से कन्विंस करते हैं। उसकी भी दलील होती है, आपकी भी दलील होती है। सुनते हैं, वजन देते हैं, फिर फैसला करते हैं। फिर आपने जो फैसला किया क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, फिर वो सबका फैसला बन जाता है। सही है। और थोड़ा सा सर इनफैक्ट अब दहशतगर्दी का मामला वो भी अपनी जगह पे अभी खड़ा है उसी तरह। और शायद मुसल्लह अफवाज का जो कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले दिनों, उसमें भी ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पे वो बहुत बड़ा थ्रेट है। और शायद इंडिया ने हमें जो इंगेज किया है मशरक़ी बॉर्डर पे, वहाँ से हमारी कामयाबियों को नुकसान पहुँचाने के लिए। बट आपको लगता है कि जिस अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने तालिबान इंतज़ामिया को अफ़गानिस्तान में भी इंगेज किया, और यही दिस इज़ द वे फॉरवर्ड? या फिर TTP के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहरहाल वो पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर से उन्होंने हथियार उठाए उनको इंगेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा से यही पोजीशन रही है। तो बतौर एक पार्टी सरबराह के आप क्या समझते हैं कि इस मसले के ऊपर एंगेजमेंट एक तरीका होता है, एंगेजमेंट जंग का हिस्सा होती है। जंग हमेशा एंगेजमेंट से ख़त्म होती है। आप ये पता करें कि हमने 2014 से 2017 तक एक जंग लड़ी जी, हज़ारों शहीद हमने दिए और इस मसले को ख़त्म किया। तो फिर आज मसला वापस क्यों आया? सवाल ये है।
हाँ, तो वो तो यकीनी तौर पे जब अमरीकी विड्रॉल हुआ उसके बाद कुछ लोगों को हमने मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की और कहा ही गया कि वो तहरीक इंसाफ का फैसला था। इस पे एक डिबेट करें ना, बताएं कि ये मसला क्यों पैदा हुआ है, क्यों हम आज फिर शहीद हो रहे हैं हमारे लोग। ये मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं सियासी जमात गलत फैसला था सर, एक सियासी जमात ने गलत फैसला किया, तहरीक इंसाफ ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने। अगर ना करते तो शायद इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो गई। ठीक है, अब एहतसाब की बड़ी बात करते हैं, उनको बुलाकर पूछ लें, आ जाएं कौमी असम्बली में आ जाएं। 2 दफ़ा बाजवा साहब आए थे, इमरान खान साहब बैठे हुए थे, DGI थे, 2 दफ़ा आए थे, मैं उनमें मीटिंग में मौजूद था जब पूरी कौमी असम्बली को एक मीटिंग बनाई गई थी जी, कमेटी ऑफ दी होल हाउस थी। अच्छा, उसके सामने बात हुई थी, 6-8 घंटे बात हुई थी। फिर बुला लें, पता कर लें। तो आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा कि वो ये कर गया है, वो ये कर गया है। नहीं, बतौर प्राइम मिनिस्टर आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात जब प्राइम मिनिस्टर का फ़र्द वाहिद का फैसला होता है या तमाम इस फैसले में शरीक होते हैं, जब तक शरीक ना हो शायद इस तरह के फैसले किए भी नहीं जा सकते। इन मामलात में, सिक्योरिटी के मामलात में मुशावरत होती है, फिर एक फैसला होता है, वो फैसला गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट उसको कबूल करती है, उसको ओन करती है, सही, उसके असरात को भी ओन करती है। सही, फैसले गलत भी हो सकते हैं, जुर्म नहीं है, गलत फैसला जुर्म नहीं होता, फैसला ना करना मेरी नज़र में जुर्म है। सही है। तो उस वक्त उन्होंने क्या सोच के क्या चीज़ें की हैं वो डिबेट कर लें, अगर आपने डिबेट ही करनी है। लेकिन आज ये देखें कि ये हालात फिर क्यों पैदा हुए। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, 7-8 साल के बाद हम फिर वहीं पर उन हालात में पहुंच गए, क्यों खड़े हैं। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिर से में इसी डिबेट को आगे लेके चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की मसाइल कैसे हल होंगे, कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इंतशार की कैफियत, क्योंकि कहा ही जाता है कि जब तक हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा, गोया कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, यूनिटी नज़र नहीं आएगी, तो फिर जो बैरूनी ख़तरात उनसे बेहतर अंदाज में आप नहीं निपट सकते। तो इस वक्त जो इंडिकेटर्स इंटरनली हैं, अगर हुकूमत वक्त तो ये कहती है कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, बट शाहिद खाका नवासी जैसे जो हमारे सियासतदान हैं उनके ख्याल में कुछ इंडिकेटर्स दुरुस्त नहीं हैं। उनको ठीक करने के लिए कोई रिक्वायर्ड एफर्ट चाहिए जो कि इन प्लेस नज़र नहीं आ रही। सर अगेन अब थोड़ा सा हम बात करते पार्लिमान की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस सारे जो इस वक्त पोलिटिकल पोलराइजेशन है, इंतशार की कैफियत है, फिर जो कौमी मसाइल को हम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, इसमें आप हुकूमत वक्त को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे या मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पार्लिमान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी कोई इमेच्योर कंडक्ट भी इसमें अपना बाहर उन्होंने हिस्सा डाला है, क्या कहेंगे? मुर्द इल्ज़ाम ढूंढते रहते यार। सर मैं पैदा हुआ मुर्द इल्ज़ाम ढूंढ रहे, मिला नहीं है मुर्द इल्ज़ाम। तो रहने दे इन बातों का यार, मुल्क की हालत देखे, अपने आप को बेवकूफ मत बनाए। आपका तो नौजवान क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, जाए उनसे पूछें। मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, ग्रोथ आपकी है नहीं, नौकरियां है नहीं, कारोबार है नहीं, तेल की कीमत दुनिया में कम हो गई है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, आप समझते हुकूमत बेहतर हो गई है। छोड़, आप अगर नहीं बात सुने ना सुने, छोड़े इन बातों को। मुर्द इल्ज़ाम क्या है? नहीं सर, लेकिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं सर, तो फिर किसको हम कहें? आवाम का कसूर है, किसका कसूर है? आवाम का कसूर है जो वोट देकर लाए हैं। हाँ, इस प्रोसेस में शरीक ना मेरे ख्याल में नहीं, अगर वोट नहीं दिया फिर वो कसूरवार नहीं है। लेकिन आप तो खुद फरमा रहे थे ना कि वहाँ पे शायद किसी एक शख्स को एक वोट मिला, शायद एक भी नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ मेंबर पार्लियामान आप आवाम को नहीं दे सकते, उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब पब्लिक इरेलेवेंट हो चुकी है सारे सिस्टम, पब्लिक इरेलेवेंट हो गई है। और पब्लिक तो हम कहते हैं फैसला करने की सलाहियत ही नहीं रखती ना। हम तो ये कहते हैं, हमने यहाँ पहुंच गए, वो नहीं ये तो उनको कुछ नहीं पता यार, तो जाहिल लोग हैं, ये हमारा रवैया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आईन बदल लें, ये चैप्टर 1 खत्म ही कर दें तो बेहतर है। तो बेहतर है सर, उसका ड्राफ्ट आप ही लेके आए। मैं तो बताता हूँ, चैप्टर 1 खत्म कर दें। चैप्टर 1 खत्म कर दें। 21 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल भी आज इस मुल्क के अवाम को अवेलेबल नहीं है। पढ़ लेना, मैं गलत कह रहा हूँ, कहते तो फिर क्यों रखे हुए आर्टिकल्स? फंडामेंटल राइट खत्म कर दें। माशाल्लाह गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर देती है। जो शख्स सस्पेंडेड आपके ख्याल में अमलन है ही नहीं, एक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं अगर गलत कह रहा हूँ आप कहते हैं।
लेकिन सर ये जो चीज़ें आपको नजर आती है इस मुल्क की है, आज़ाद अदलिया को भी नजर नहीं आ रही। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ। मैं जाहिर सी बात है जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि इनफैक्ट मुल्क में एक अदलिया बैठी है, बाकी भी अदलिया बैठी है, हाँ, वो उसको नजर नहीं आ रही सर। नहीं, पहले आपने क्या कहा था? आज़ाद अदलिया उसमें भी आपको शक है गोया कि सर मुझे यकीन है जिस मुल्क का चीफ जस्टिस रिट पिटीशन नहीं सुन सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं सुन सकता, वहाँ कौन सा इंसाफ है? अदालतों में जाए ना, जो जज लग रही है कौन लोग हैं पता कर लें। सर तो पूरा ड्यू प्रोसेस है आते हैं उस पर। ड्यू प्रोसेस कौन कर रहा है? आप तो पार्लियामान की शिरकत को बढ़ा दिए है, तमाम सियासी जमातों को कहा है बैठें आप क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर जाके हम करेंगे। तो आप तो बड़ी भरपूर नुमाइंदगी। चंद सालों बाद आप बुरे इल्जाम ढूंढ रहे होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे कि कौन ढूंढेंगे कौन बुरे इल्जाम था। हाँ, बुरे इल्जाम। आज ये खराबी आपको नजर आ रही है, किस तरह जज लग रहे हैं, क्या आपने कानून बना दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन चीफ जस्टिस मुल्क का नहीं सुन सकता, क्या ये कानून है यार? कहाँ पर जा रहे हैं आप? अवाम की सहूलत के सर अलग से बेंच बना दिया उन्होंने, उनको जजेस भी दे दिए गए। अब देखे फौजी अदालतों का मामला है वो चल रहा है ना, चीफ जस्टिस को लगा देना। जो सुपीरियर कोर्ट्स का बुनियादी जिम्मेदारी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनना। मेरे पास जब मुझसे रियासत मेरे खिलाफ कार्रवाई करे ना, मेरे पास एक रास्ता रह जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, ताकि मैं अपने फंडामेंटल राइट्स हासिल कर सकूं। आपने वो रास्ते खत्म कर दिए। वो बेंच कौन, उस बेंच पे कौन लगाता है? वो कह रहे हैं सर कि मेन कोर्ट के अंदर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, 60-70 हज़ार केसेस पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक केसेस हैं उनको लेकर हम अलग से बेंच बना देते हैं ताकि आप चीफ जस्टिस को दे देते ना, बाकी इनको दे देते, बाकी क्या प्रॉपर्टी के केस हैं उनको दे देते बेंच बनाकर। तो आप में चीफ जस्टिस अगर वहाँ पे होता तो शायद फिर लोगों को इंसाफ मिल जाता, जिसकी जिम्मेदारी। क्योंकि माजी में तो हम देख रहे हैं सर, आज हम कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था, उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी नहीं थे, मेन ये सुप्रीम कोर्ट थी। उस सुप्रीम कोर्ट के सरबराह ने सारे अमल के अंदर शरीक हुआ। तो सर इस बात को हम कैसे मान लें ना कि अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ में सब कुछ होगा तो सब कुछ ठीक है? हाथ में नहीं होगा। अच्छा, इंतजामी मामला होने के हाथ ना, उसको भी अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। तो अब तक तो रहे जो जस्टिस चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं, बड़ी गलतियां की उन्होंने, ठीक है, उनके अपने प्रोसीजरल। आप पिछले चीफ जस्टिस को देख लें, अपनी मर्जी के बेंच बनाकर उसे फैसले लिया करते थे, वो भी गलत है, ये भी गलत है। आज तो रास्ता वो ढूंढे जहां से अवाम को इंसाफ मिल सके, वरना फिर बुर्द इल्जाम ठहराने की बात, आज से 10 साल बाद ही बुर्द इल्जाम ढूंढ रहे होंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे कि कौन उसका जिम्मेदार है। लेकिन अगेन सर अब तहरीक इंसाफ गोया कि उनके रहनुमा इस वक्त जेल में हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में गोया कि बतौर सियासी कारकुन आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमात, उनकी नौयत तो शायद वो भी कहते हैं और आप भी शायद यही कहते होंगे उनकी नौयत सियासी है, लेकिन एंगेजमेंट का तरीका क्या हो तहरीक इंसाफ के एंड पे? क्योंकि गोया कि एग्रीड पार्टी तो वो इस वक्त है ना, लेकिन उन्होंने बाहर भी निकलना है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात को ठीक करने में उनका भी रोल बनता है तो तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल क्या हो? क्योंकि माजी में आप बड़े नाकद रहे हैं कि उनका तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। नहीं तर्ज अमल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे ले लूँ। नहीं, वो तो नहीं ले रहे, लेकिन अगेन सर सियासतदान है, अवाम के नुमाइंदा हैं, कुछ मुकदमे बनाएंगे। इस मुल्क के हर वज़ीर में झूठा मुकदमा बना है। मैं नाम लेने शुरू कर दूँ तो काली भुट्टो से लेकर आज सबके खिलाफ झूठे मुकदमे बने, सब जेलों में गए हैं। फिर कुछ हासिल हुआ? आज ये जेल में कुछ नहीं होगा उनको। सियासतदान का फैसला अवाम करते हैं, ये बात याद रखें। बड़े -1 फार्मूले हमने देखे हैं। काली भुट्टो को फांसी लग गई, आज भी वोट पड़ते हैं, 50 साल बाद भी वोट पड़ रहा है। इसलिए सियासत के फैसले सियासत के मैदान में होने चाहिए, उल्टे सीधे केसों में नहीं। किसी ने जुर्म किया है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, केस बनाए, पेश करे विटनेस, प्रोसिक्यूशन हो, सजा दे। सही तो फैसले लिखे हुए ना आए। उतनी बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है कि उसको इंसाफ मिले, झूठा मुकदमा ना बने। पाकिस्तान में कौन सा मुकदमा है जो झूठा साबित नहीं हुआ? काली भुट्टो को फांसी लग गई, हर जज ने कहा मैंने दबाव में किया था। अब जवाब दे वो जज होंगे जिसने दबाव डाला वो होगा। काली भुट्टो के जुर्म तो जो भी धुल गए ना। सही। अब क्या? लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला लिखा हुआ कहीं से आया था जी?
नवाज शरीफ के खिलाफ तो भी। जज साहब ने कहा था मैं इंतजार कर रहा हूँ, फैसला पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके बाद हर फैसला लिखा हुआ आता है, छोड़े इस बात को। फिर उस वक्त आपकी क़यादत ने उस फैसले को तस्लीम भी कर लिया, फिर आप सर बस छोड़ देना, मैं कह रहा हूँ ये तारीख हिस्सा रहने दी, कुरेते रहेंगे सारा दिन, फिर जाके बात 47 में पहुंचेगी। चौधरी शुजात साहब की तरह उनका मारूफ जुमला के मट्टी डालनी है सर सारे मामला, मट्टी मत होते रहेंगे, जुर्म होते रहेंगे। डालें, समझ ले। हाँ 47 में पाकिस्तान बना, 48 में लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए, आज तक नहीं पता चला उसके बाद क्या क्या मुल्क में होता रहा है। बुरुद इल्जाम आप मैं तो पूछता हूँ कौन है जो बुरुद इल्जाम नहीं है उसका नाम बता दे। मतलब इस कौमी खेल के अंदर सारे ने अपना अपना हिस्सा डाला ख्याल में, सब। और आपको रियलाइजेशन है कि अब इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। दुनिया का सर आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है, हम दुनिया में मैटर करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त गल्फ कंट्रीज हमें वीज़ा नहीं दे रही, सऊदी अरब में हमें वीज़ा नहीं मिल रहे, बाकी दुनिया को तो छोड़े, दुनिया भी हम पे बंद हो रही है। पता करें ना क्यों नहीं दे रही। अगर दुबई के अंदर 135 मुल्क बगैर एक पैसा दिए, बगैर वीज़ा लिए दाखिल हो सकते हैं, तो पाकिस्तान का शहरी 60,000 रुपये फीस भी देकर उसको वीज़ा नहीं मिलता, क्या वजूहात है? गलती हमारी है, उनकी नहीं है। उन्हें अपने मुल्क का दिफा करना होता है, जब यहाँ से खराबियां पैदा होंगी वो दिफा करेंगे, उनके पास यही दिफा है। वरना जो हमारे ताल्लुकात हैं, सबसे फहरिस्त में हमारा पहला नंबर होता कि पाकिस्तानी जो है वो भी बगैर वीज़े के यहाँ आए, बगैर पैसे दिए आए। सही क्यों? ये आपकी खराबी है, इनको दुरुस्त करें। मैं यही कहता हूँ अपने घर को दुरुस्त करें, अपने घर के मामला दुरुस्त करें। आपने यहाँ पर लाखों पासपोर्ट बांटे, लाखों आपने शनाख्ती कार्ड बांटे, आज आप इस मुल्क से उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है, सही, वो आपके शहरी बन गए। लेकिन ऐसे ही उन लोगों को फिर बुरुद इल्जाम ठहराया ना जिन्होंने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिए थे, वो नहीं मिल पाते ना सर। प्रॉब्लम तो यही है, असल मसला बुरुद इल्जाम का। लेकिन अब अगेन आप तो मेरे ख्याल में इन सारे मामला को एड्रेस करने के लिए मुल्क के DGSI को सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी लगा दिया गया ना। वो कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के आइज एंड एयर होगा। आपके ख्याल में बड़ा दुरुस्त फैसला है, और अगर आप हुकूमत का फैसला है, दुरुस्त होगा। अच्छा, मैं उसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि DGSI वैसे भी NSC के टेबल पे बैठते हैं। अच्छा, तो उनका ऑलरेडी रोल एक होता है, तो रोल एक है, एक और आदमी आ जाता तो वो शायद बेहतर, लेकिन अगर हुकूमत ही बेहतर समझती है कि वो करेंगे नुमाइंदगी तो ठीक है, बहुत मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खान नवाजी साहब को। आप सुन रहे थे, बड़ी तफसील से हमने मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर गुफ्तगू की और उनका हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। लेकिन अगेन बात वही है कि शायद अभी तक इस मुल्क के अंदर चीज़ों को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए वो रिक्वायर्ड एफर्ट मिसिंग है कि जो होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में, अभी तो हम कह सकते हैं कि भारत के साथ कशीदगी का जो मामला है वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त सीन के ऊपर, लेकिन जब ये कहीं सबसाइड होगा तो उसके बाद अगेन फिर पाकिस्तान के अंदर के मामला फिर डिस्कस डिबेट होंगे। तो क्या वाकई कोई सियासी सतह पे इस हवाले से कोई सीरियस एफर्ट होती है कि नहीं होती, आने वाले वक्त इसका अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।